नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस दौर में अभिसार शर्मा जैसे बेहतरीन पत्रकार के घर छापेमारी हो सकती है, संजय सिंह जैसे फक्कड़ किस्म के नेता को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजा जा सकता है, फिर ऐसे दौर में कुछ भी हो सकता है। किसी को भी, मुझे, आपको, किसी को भी जेल भेजा जा सकता है। जुर्म हो, जुर्म ना हो, मुकदमा बनाकर सलाखों के पीछे किसी को भी डाला जा सकता है। और इस देश का इतिहास साक्षी है कि ऐसे लक्षण हमेशा हार के लक्षण रहे हैं किसी भी सरकार के लिए। अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि ये जो गुजरात लॉबी है, जी हाँ, मोदी जी और अमित शाह, इनका जो एक्शन होता है, जो आपको आंखों के सामने दिखता है, दरअसल एक्शन कुछ होता है, असली टारगेट कुछ होता है। मिसाल के तौर पर अभिसार शर्मा के यहाँ जब छापेमारी हुई तो टारगेट अभिसार शर्मा ही नहीं थे। टारगेट मोदी जी से सवाल करने वाले, सरकार से सवाल करने वाले सभी पत्रकार थे। और इसी तरह से आज जिस तरह से ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया है, टारगेट संजय सिंह नहीं है, असली टारगेट ये साहब है अरविंद केजरीवाल। और इनके अलावा तीन और बड़े नेता टारगेट पर हैं। टारगेट तो इंडिया गठबंधन है दीपक भाई, और संजय सिंह की गिरफ्तारी ये इसलिए है ताकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की सुलभता हो। टारगेट अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार करने का है, क्योंकि वो जो नंबर 2 पोजीशन पे थे, मनीष सिसोदिया ऑलरेडी अंदर है, सत्येंद्र जैन। अरविंद केजरीवाल को यदि अंदर करते हैं तो उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी समाप्त हो जाएगी। ये सोच बता रहा हूं आपको, ये होने वाला है, ऐसा नहीं कहा मैंने। दोस्तों, आज की जो असली खबर है, जो बड़ी खबर है, वो ये है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी ये तो महज एक शुरुआत है। दरअसल मोदी और शाह, मोदी सरकार के टारगेट पर अभी कई और नेता हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि कई बड़े नेता आने वाले दिनों में, हफ्तों में जेल भेजे जाएंगे, जिसमें प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल, चीफ मिनिस्टर दिल्ली, हेमंत सोरेन, जिनको ईडी घेर रही है पिछले कई महीनों से, चीफ मिनिस्टर झारखंड और इंडिया अलायंस के एक मजबूत पार्टनर, भूपेश बघेल, जो एक परेशानी का सबब बन गए मोदी जी के लिए, चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़, और अभिषेक बनर्जी, टीएमसी के सांसद ही नहीं, ममता बनर्जी के भतीजे भी। एक लंबी लिस्ट है, मैंने कुछ आपको नाम गिनाए, और ये सिर्फ मेरा मानना नहीं, मेरे सोर्स नहीं बता रहे, अरविंद केजरीवाल का भी मानना है कि अभी कई और नेता चुनाव से पहले गिरफ्तार करके जेल भेजे जाएंगे। अब संजय सिंह की गिरफ्तारी के कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया, बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट है, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव तक ये मतलब मोदी सरकार कई और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर सकते हैं। और उधर संजय सिंह ने, जो उनका घर है साउथ एवेन्यू में, एमपी क्वार्टर जो उनका है, गिरफ्तारी से पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया, और उस वीडियो में उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या कारण है। उनके घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ, उनके बैंक से, लॉकर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ, तो फिर गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। और संजय सिंह का ये कहना था कि मोदी जी जबरिया उनको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाह रहे हैं। और आज अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच गया, दिन भर छापेमारी थी, सारी जांच थी, सब कुछ खोद डाला, कुछ नहीं निकला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। मोदी जी से कहना चाहते हैं, ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। अब दोस्तों, जो असली सवाल है, जो आपके जहन में भी आ रहा होगा, बहुतों के जहन में आ रहा होगा, कि संजय सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेजने के बाद मोदी सरकार, मोदी जी और नेताओं को, इंडिया अलायंस के जो बाकी नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनको भी जेल क्यों भेजना चाहते हैं। उसकी वजह क्या है, आखिर उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, सोच क्या है उनकी, और उससे वो क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर ये नेता जेल जाएंगे तो इससे मोदी जी को या बीजेपी को क्या फ़ायदा होगा, ये आप जानना चाह रहा हूँ। और यही बिग क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है। अगर आप देखें
तो मोदी जी दरअसल जो ये अपोजिशन यूनिटी है, ये जो इंडिया अलायंस बनी है कुछ महीने पहले, और इंडिया अलायंस में जिस तरह से देश की बड़ी पार्टी, बड़ी विपक्षी पार्टियां सब एक आ रही, चाहे वो तमिलनाडु की पार्टी हो, चाहे वो महाराष्ट्र में पार्टियां हो, चाहे वो बिहार की पार्टियां हो, चाहे वो बंगाल की पार्टियां हो, चाहे वो दिल्ली की पार्टियां हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की पार्टी हो, ये जो पार्टियां एक हो रही हैं, इसको क्यों तोड़ना चाहते हैं? वो इसलिए तोड़ना चाहते हैं, इसलिए ब्रेक करना चाहते हैं, क्योंककि इन पार्टियों के पास, विपक्षी पार्टियों के पास अगर एक साथ ये लड़ें तो 62%, तकरीबन 60-62% वोट शेयर है, वोट इनके पास है। जबकि मोदी जी जो पिछली बार जिन्होंने 303 सीटें ली थी, उनके पास सिर्फ 37% वोट शेयर है। यानी अगर वोट शेयर की लड़ाई होती, अगर ये विपक्ष समूचा एक होकर 1 to 1 मोदी जी से लड़ता है, तो मोदी जी की जीत मुमकिन नहीं है। जी हाँ, मोदी जी का जीतना बहुत मुश्किल है, असंभव है। नोट कर लीजिए, अगर सारा वोट विपक्ष का एक हो गया, 62% वर्सेस 37, तो जीत बहुत मुश्किल है। इसलिए मोदी जी चाहते हैं कि इस यूनिटी को तोड़ें। अगर ये यूनिटी टूटती है अपोजिशन की, तो वोट शेयर भी टूटेगा, वोट शेयर भी बिखरेगा, जैसे 2019 में बिखर गया, जैसे 2014 में विपक्षी एकता बिखरी हुई थी, वोट बिखरा हुआ था। इस तरह की वो स्ट्रैटेजी चाहते हैं, हालांकि मुश्किल है, इसलिए वो आपको पूरी तरह से ध्वस्त करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। पंजाब में फ़ायदा मिलेगा, गुजरात में फ़ायदा मिलेगा, दिल्ली में तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। वो चाहते हैं कि टीएमसी में भी अगर कुछ सांसदों को, खासकर ममता जी के भतीजे को अगर जेल भेज दें, तो शायद ममता बनर्जी को निगोशिएशन टेबल पे अमित शाह बैठा सकते हैं कि आप दूर रहिए, अकेले लड़िए आप। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसके चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन हैं, ये भी एक इंडिया अलायंस का एक मेजर पार्टनर है। इनको अगर जेल भेजा जाए तो क्या जेएमएम टूट सकती है? ऐसी और भी कई पार्टियां हैं। बीएसपी का हाथी है, उस हाथी को डरा के दूर रखा जा सकता है ईडी और सीबीआई के डर से। समाजवादी पार्टी को भी मैसेज दिया जा सकता है, मैसेज तो आरएलडी को भी दिया जा सकता है, मैसेज तो जेडीयू को भी दिया जा सकता है, मैसेज तो शरद पवार को भी दिया जा रहा है, और मैसेज तो उद्धव ठाकरे को भी दिया गया था। मैसेज दिया जा रहा है, मैसेजिंग हो रही है कि किसी तरह से इन पार्टियों को एक नहीं होने देना। अब सच्चाई यह है कि मोदी जी ने थोड़ा प्लान बनाते बनाते उसको एग्जीक्यूट करते करते देर कर दी, देर हो गई। अब ये जो इंडिया अलायंस है, लोग ऐसा कहते हैं, ये काफ़ी हद तक फेविकोल से जुड़ चुका है, इसको तोड़ना भी उतना ही मुश्किल है। अब दोस्तों, विशेष सत्र, संसद का विशेष सत्र खत्म होने के बाद मोदी जी ने ये जो छापेमारी का दूसरा दौर शुरू किया, या जेल भेजने का सेकंड राउंड स्टार्ट किया है, जिसकी शुरुआत आज उन्होंने संजय सिंह को जेल भेज के की है। इसके बाद किस किस का नंबर है, हालांकि इशारा मैं कर चुका हूँ, लेकिन क्या मोदी जी इन नेताओं को, इंडिया अलायंस के नेताओं को जेल भेज के वाकई अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे? और क्या ईडी के जो नए डायरेक्टर हैं, एक्टिंग डायरेक्टर जो ये हैं, क्या ये जो नए डायरेक्टर हैं ये उतने ही कारगर होंगे जितने कारगर मोदी जी के अलादीन थे, संजय मिश्रा? क्या एक नया अलादीन मोदी जी को मिल गया और ये ईडी आने वाले दिनों में कहर बरपाने जा रही है? क्या होने जा रहा है और उसका असर 2024 की बड़ी तस्वीर पर क्या पड़ेगा? मुझे लगता है ऐसे कई सवाल हैं, और देश की जो सियासत है वो किस रंग में रंगने जा रही है, उन रंगों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आप भी जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं। और ऐसे सवालों के जवाब के लिए मैं चाहता हूँ सीधे चलते हैं अशोक वानखेड़े टाइगर के पास, एक बेखौफ आवाज़ जो सच बोलती है, और वो सच जो सरकार को अक्सर बर्दाश्त नहीं होता। चलते हैं सीधे टाइगर के पास। टाइगर, पहला सवाल, संजय सिंह को गिरफ्तार करने के बाद क्या अब अगला टारगेट, स्पष्ट सवाल है, क्या अगला टारगेट अब अरविंद केजरीवाल है? और अरविंद केजरीवाल अगर अगला टारगेट हैं, तो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह? टारगेट तो इंडिया गठबंधन है दीपक भाई, और संजय सिंह की गिरफ्तारी ये इसलिए है ताकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की सुलभता हो। टारगेट अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार करने का है, क्योंकि वो जो नंबर 2 पोजीशन पे थे, सिसोदिया, मनीष सिसोदिया ऑलरेडी अंदर है, सत्येंद्र जैन। अरविंद केजरीवाल को यदि अंदर करते हैं तो उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी समाप्त हो जाएगी।
ये सोच, मैं ये सोच बता रहा हूं आपको, ये होने वाला है ऐसा नहीं कहा मैंने, ये इनका गेम प्लान है। अरविंद केजरीवाल के मायने आपको एक और बता दूं, मैं लगातार गुजरात में लोगों के टच में हूं। जितनी नाराजगी पूरे देश में है बीजेपी को लेके और मोदी जी को लेके, उतनी गुजरात में भी अंदरूनी उफल रही है। यदि जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव लड़ने से मना कर दिया आम आदमी पार्टी, इसका मतलब इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ वहां कांग्रेस के पीछे खड़ी होगी। इसके मायने ये है कि कल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर यदि गुजरात में डंका लगाती है, तो फिर वो डंका जो बजेगा उसकी लंका पूज जाएगी बीजेपी की। वो जो अपना होम ग्राउंड है, घर के पीठ पे मार खाने की कहीं नौबत नहीं आ जाए, इसके लिए अरविंद केजरीवाल को समाप्त करना ये उनका पहली प्रायोरिटी है। इससे इंडिया गठबंधन में डेंट लगेगा, आम आदमी पार्टी परमानेंटली खत्म हो जाएगी, ऐसा उनका सोच है। लेकिन वर्तमान में जो जो ईडी एक्शन ले रही है, उससे अरेस्ट होने वाले शहादत को प्राप्त हो रहे हैं और पॉपुलैरिटी इमेंस बढ़ेगी। मुझे अभी आपातकाल याद आ रहा है। आपातकाल के दौरान कई बड़े नेता जेल से चुनाव लड़के जीते थे। 2024 के चुनाव मैंने बहुत पहले कहा था आपके चैनल पे, 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन के आधे से ज्यादा नेता जेल में होंगे। अभिषेक बनर्जी, इन 5 राज्यों के चुनाव के पहले टीएमसी के अभिषेक बनर्जी यदि अरेस्ट हो जाए संजय सिंह जैसे, तो आश्चर्य नहीं होगा। जी टाइगर, जो सवाल है, मेरा सवाल ये है कि संजय सिंह को आप भी बहुत करीब से जानते हैं, हम लोगों ने भी देखा है, फक्कड़ किस्म के, बहुत फक्कड़ किस्म के, वो एक लोहिया टाइप के जो एक नेता होते हैं, झोला थैला लेके चलते हैं। दिल्ली में उनका कोई मकान नहीं, कुछ नहीं, बरसों से राजनीति कर रहे हैं, और उन्होंने अपने घर के आगे बोर्ड भी लगा रखा है, फक्कड़ संजय सिंह। मैं ये जानना चाह रहा था कि संजय सिंह को ईडी घसीट के ले गई, गिरफ्तार कर दिया। आरोप यह है कि 32 लाख रुपए का चेक उन्होंने पार्टी को दिलवाया। तो भाई, जो नेता, सांसद, विधायक होते हैं, इनका तो काम ही होता है कि बिजनेसमैन से कहो कि भैया कुछ चंदा यहां डालो, पार्टी चलानी है। चेक से पेमेंट हो रहा है 32 लाख रुपए का, पार्टी फंड में हो रहा है, तो पैसा तो पार्टी फंड में जा रहा है। अगर संजय सिंह अपनी पार्टी में एक बिजनेसमैन से कह रहे भैया पैसा यहां डालो, तो ये कहीं ना कहीं आपको ये ईडी काला धन कहां से हो गया? चेक का पैसा काला धन कुछ नहीं हुआ। जब तय करना है संजय सिंह को अंदर करना है तो करना है। तो यदि संजय सिंह ने उस दारू के ठेकेदार को ये बोला भी नहीं, उसने तो यह है कि उसने मिलवाया और उन्हें चंदा दिया पार्टी में तो चंदा कई ने लिया। कल पीएम केयर फंड में यदि देखा जाए किस किसने चंदा दिया, तो ऐसे कई लोग अरेस्ट हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कई वीडियो है बाबा आसाराम बापू के यहाँ चरण छूते हुए, नतमस्तक होते हुए। बाबा आसाराम उनको कहते हैं कि ये भव, मोदी जी कहते हैं वो भव। तो क्या कल मोदी जी पे एक्शन होनी चाहिए? कतई नहीं। मोदी जी को ये पता भी नहीं था कि ये आदमी ऐसा होगा। लेकिन संजय सिंह का आरोप क्या है? आज इलेक्टोरल बॉन्ड यदि देखिए आप, इलेक्टोरल बॉन्ड जो चुनावी चंदा लेती है पार्टियां, ये क्या है? ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। ये बेनामी पैसा है। ये हजारों करोड़ बीजेपी के पास है, हजारों करोड़ बीजेपी के पास है। बहुत ट्रांसपेरेंसी की बात करते, ईमानदारी की बात करते, तो इलेक्टोरल बॉन्ड ओपन करते हैं, बता दे दुनिया को कि किस कंपनी ने किसको कितना डोनेशन दिया। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, सब पता पड़ेगा कौन सा ठेकेदार किसको ठेका मिलता है और कौन किसको पैसा देता है। ट्रांसपेरेंसी सिर्फ दूसरों के यहाँ, अपने यहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए, लोहे के दरवाजे चाहिए। ये तो संजय सिंह क्या है, बलि का बकरा है, क्या है? सीढ़ी है केजरीवाल तक पहुंचने की, सीढ़ी है। सीढ़ी है। संजय सिंह को अंदर करो, उसके बाद केजरीवाल का नंबर है। क्योंकि इस पूरे कड़ी में वो जो ठेकेदार है उसको संजय सिंह ने मिलवाया केजरीवाल को। संजय सिंह अंदर हो जाएगा, केजरीवाल भी अंदर हो जाएंगे। कल केजरीवाल को अंदर करेंगे तो लोग बोलेंगे मिलवाने वाला बाहर कैसा है। तो पहले संजय सिंह को अंदर करो, केजरीवाल का रास्ता साफ करो। केजरीवाल को ये अंदर डालेंगे, ये केस चलेगा 1.5 साल तक, 2 साल तक हो सकता है अंदर रहे, सारे चुनाव अंदर से लड़े। लेकिन फिर इसकी परिणति, न्यायपालिका अभी जिंदा है इस देश में। ये अगर यहाँ पर एक सवाल आपसे मैं करना चाह रहा हूँ, सब में दिख गया। एक सवाल करने जा रहा हूँ। 32 लाख रुपए का ये चेक है जो पार्टी में गया,
उधर 70,000 करोड़ का घपला करने वाला अजीत पवार, आपके स्टेट महाराष्ट्र का अजीत पवार 70,000 करोड़ का घपला करता है सरकारी स्कीम में, सिंचाई विभाग, कोऑपरेटिव, और मोदी जी बोल रहे हैं मोदी जी खुद बोल रहे हैं कि 70,000 करोड़ का घपला किया, और उसको वो वित्त मंत्रालय सौंप देते हैं, फाइनेंस सौंप देते हैं। मतलब महाराष्ट्र में जिसने सबसे ज्यादा घपले किए, जिसको मोदी जी भोपाल की सभा में एडमिट कर रहे हैं, उस आदमी को फाइनेंस दे दिया, तिजोरी सौंप दी। और इधर 32 लाख का जो चेक है, 32 लाख के चेक पर आप एक पूरी पार्टी को जो है वो कहीं ना कहीं वो जमीन पर ला रहे हैं। ये किस तरह की नीति है? आगे की बात कहता हूं मैं, इसके भी आगे की बात कहता हूं। आप तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने आरोप लगाए, अरे अजीत सिंह के परिवार के 1400 करोड़, अजीत पवार के 1400 करोड़ रुपए उसके परिवार के एसेट सीज किए हुए हैं ईडी ने। एक तरफ 1450 करोड़ के एसेट सीज, दूसरी तरफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर वित्त मंत्रालय, उससे भी मजाक की स्थिति। जिस कोल्हापुर में कोल्हापुर पुलिस को लेकर ईडी हसन मुशर्रफ के घर रेड कर रही थी और हसन मुशर्रफ जमानत के लिए भागे भागे फिर रहे थे, वो कैबिनेट में मंत्री है और आज कोल्हापुर जिला के प्रभारी मंत्री हो गए। अब वो कोल्हापुर की पुलिस जो उनके घर गई थी ईडी के साथ, अब उनको सैल्यूट करेगी। मोदी जी के आशीर्वाद से प्रभारी हुए, मंत्री हुए। मोदी जी के, मैंने क्या कहा, मोदी जी ने एक बात कही थी कि कोई भ्रष्टाचारी मेरे तपिश के आगे मेरे पास में नहीं बैठ सकता। तो अजीत पवार से लेकर नारायण राणे तक ये लोग जो बैठे हैं आपके पास, क्या आप उनको देख के ठंडे हो जाते हैं? या महाराष्ट्र में सत्ता का मक्खन इतना टेस्टी है कि पूरा गर्मी ठंडी हो गई आपकी तपिश? या फिर उन लोगों को जो बीजेपी का गमछा गले में डालते हो, वो एक ऐसा आवरण है, वो ऐसा थर्मो सूट है कि फिर मोदी जी की तपिश ऐसे भ्रष्टाचारियों को कुछ नहीं करती? क्या मजाक लगा के रखा है? एक तरफ 35 लाख करोड़, एक तरफ 17,000 करोड़, एक तरफ 35 लाख करोड़, एक तरफ 1400 करोड़ रुपए। टाइगर, एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। घोटाला, मधेपुर बैंक घोटाला, क्लीन चिट किसने दी? कौन था डायरेक्टर जिसने क्लीन चिट दी, केस बंद हो गया? कौन से पद पे है मंत्री आज गुजरात के? टाइगर, एक मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं और बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है, दर्शकों ने नहीं देखी होगी, हमारे दोस्तों ने नहीं देखी होगी। ये तस्वीर है राहुल नवीन की, और राहुल नवीन साहब जो हैं ये 1993 बैच के ये इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, 1993 बैच के IRS ऑफिसर हैं, और इनके बैचमेट जो हैं, इनके साथ जिन्होंने इनकम टैक्स की नौकरी ज्वाइन करी थी, वो अरविंद केजरीवाल हैं। अब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, और ये जो राहुल नवीन साहब जिसकी तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं, ये साहब जो है ईडी के डायरेक्टर है, मौजूदा एक्टिंग डायरेक्टर है। 93 बैच का अधिकारी अब 93 बैच के मुख्यमंत्री को पकड़ गया, यानी बैचमेट को बैचमेट से पकड़वा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि मोदी दोबारा, संजय मिश्रा के रिटायर होने के बाद मोदी दोबारा अब इस अधिकारी, एक नए अधिकारी को लिया है, एक नए अलादीन को लिया है, और इस अलादीन से अब वो बाकी के हिसाब किताब चुकता करेंगे? ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। दीपक भाई, सिर्फ बोतल बदली है, दारू वही है। बोतल बदली है, बोतल बदली है, दारू वही है। राहुल नवीन और संजय मिश्रा, इनमें कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क। इन्हें एक दूसरा संजय मिश्रा मिल गया राहुल नवीन के रूप में जी। और स्पीड देखिए, क्या स्पीड से चल रहा है काम। 2025 छोड़िए, 24 छोड़िए, मुझे तो लग रहा है कि ये जो अभी इलेक्शन अनाउंस होंगे तुम्हारे 5 राज्यों के, उसी में आधा इंडिया की कुनबा उठ जाएगा, जेल में जाएगा। इसमें कोई दो मत नहीं है, बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंट हूं। लेकिन टाइगर, यहाँ पर एक तरफ ईडी एक काम कर रही है, दूसरी तरफ परसों के दिन ही ईडी को सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए कि ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करिए, ईमानदारी के साथ काम करिए, भेदभावपूर्ण रवैया छोड़ दीजिए और बदले की भावना से काम करना छोड़ दीजिए, ये आपके लिए ठीक नहीं। ये निर्देश दिए हैं बोपन्ना और यहाँ पर संजय कुमार के बेंच ने। एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं, और मुझे लगता है समय भी हो रहा है। आपको लगता है कि मोदी एक बार फिर से निर्भर हो गए हैं? हालांकि खुद देश को आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, लेकिन खुद आत्मनिर्भर नहीं है।
अपनी राजनीति पे, वो ईडी पे निर्भर हैं, सीबीआई पे निर्भर हैं वो। ईडी और सीबीआई पे जो निर्भरता है मोदी जी की या अमित शाह साहब की, क्या आने वाले चंद महीनों में, जैसा कि आप कह रहे हैं कि 4-5 राज्यों के चुनाव हैं, उससे पहले ये तमाम इंडिया अलायंस के नेताओं को गिरफ्तार करेंगे, जैसे आज संजय सिंह को किया, फिर केजरीवाल की बारी है, 9 तारीख को ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनकी बारी है, एक आध लोग नीतीश कुमार पर भी वो टारगेट है, जो उनके लल्लन सिंह जैसे लोग हैं, उनके उनके उनको भी टारगेट कर रखा है, कई नेताओं को टारगेट कर रखा है। क्या मोदी जी अगर जेल भेजते हैं एक एक करके बारी बारी सबको, तो जनता का इस पर क्या असर होने वाला है? जनता मोदी के साथ जाएगी कि भाई इन्होंने भ्रष्टाचार पर नकेल कस दी, या इसका एक साइड इफेक्ट होगा, बूमरैंग होगा? ये बूमरैंग होगा बुरी तरह से। ये आपातकाल स्थिति में जैसे लोग जेल गए थे और जेल से चुनाव लड़के उन्होंने इंदिरा का शासन खत्म किया था, वही अघोषित आपातकाल का हश्र होगा। क्योंकि लोग ये जानते हैं नरेंद्र मोदी जी का भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई ये एक शगुफा है, एक मजाक है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों को गले लगा रहे हैं और भ्रष्टाचार की लड़ाई की बात कर रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार की लड़ाई कहां से हो गई? यदि भ्रष्टाचार की लड़ाई होती तो क्या नारायण राणे कैबिनेट में होते? क्या अजित पवार तुम्हारे साथ होते? क्या चौटाला परिवार के साथ आपकी सरकार बनती? ऐसे असंख्य उदाहरण दे सकता हूं मैं पूरे देश में जी। क्या शर्मा साहब आसाम में मुख्यमंत्री बनते? कई उदाहरण हैं, पूरी रात निकल जाएगी एक एक नाम गिनता जाऊं तो। जी। एक समय ऐसा आएगा, मतलब आज लोग कहते हैं कि सबसे यदि क्लीन पार्टी कोई देश में है तो वो शरद पवार की है, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी तो चले गए बाहर और जो भ्रष्टाचारी नहीं करते थे, जिनकी ईडी के डर नहीं था, वो बच गए। वही उद्धव ठाकरे के साथ हुआ। टाइगर, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट कमेंट आपका चाह रहा हूं। आपने एक बात कही थी, क्या ये निर्भर है? क्या एक सेकंड, निर्भर, ये 2014 से इनकी राजनीति ही उसके ऊपर निर्भर है। ये कोई राजनीति की चाणक्य नहीं है, जुगाड़ू है। मैंने आपको चैलेंज किया था दीपक भाई की ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई सिर्फ 6 महीने के लिए मेरे पास दे दीजिए, इस देश का पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल मैं मेरे घर के सामने खड़ा करूंगा। अशोक जी नमस्ते करने आएंगे, क्योंकि एजेंसियों के पास सबके डोजियर है। जब संजय सिंह को अगर भ्रष्टाचार में जेल भेजा जा सकता है तो फिर किसी को भेजा सकता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं एजेंसीज को, आपने कवर किया है जी। एजेंसी के पास बीजेपी के भी नेताओं के उतने ही डोजियर है। आज जिस दिन सत्ता में परिवर्तन होगा उस दिन ये लोग अंदर जाना चालू हो जाएंगे, क्योंकि अब मुंह में खून लग गया है, सबको पता है कि एजेंसी का उपयोग कैसा करना। टाइगर, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट कमेंट, और मैं चाहूंगा बहुत क्रिस्प कमेंट आपसे चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि एक तरफ अगर हम वोट शेयर देखें तो जिस तरह से मोदी जी का जो वोट शेयर है वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में जिस तरह से अपोजिशन एक साथ हुआ है तो वोट शेयर पर हमला कर दिया है, क्योंकि मोदी जी के पास 37% वोट थे पिछली बार और 62% वोट अपोजिशन है। अगर अपोजिशन एक हो जाए तो वोट शेयर की लड़ाई में मोदी जी पिछड़ रहे हैं और वोट बैंक की लड़ाई में नीतीश कुमार ने उनको कहीं ना कहीं पछाड़ दिया है। जिस तरह से कास्ट सेंसस वो लेके आए हैं, ओबीसी पर हमला कर दिया है, उन्होंने अति पिछड़ा उसको टारगेट किया है। कल उन्होंने सवर्णों को भी 10% जो है न्याय सेवा में जो है 10% रिजर्वेशन पंडित ठाकुर इन सबको भी दे दिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। क्या मोदी का वोट बैंक फंस गया? मोदी का वोट शेयर फंस गया? हर तरफ से मोदी की घिर रहे हैं, 10 साल की सत्ता विरोधी लहर भी है। क्या इस प्रेशर में मोदी जी बौखला गए हैं, कहीं ना कहीं नर्वस हैं, और इस नर्वसनेस में वो इन सबको जेल भेजना चाहते हैं कि विपक्ष को खत्म करो, तोड़ दो, इसको बिखेर दो? और क्या इसमें वो कामयाब होने जा रहे हैं? दीपक जी, कर्नाटक की हार के बाद ये बौखलाहट और बढ़ी है। कर्नाटक की हार, इंडिया गठबंधन का एक होना, इनके लाख कोशिश के बावजूद इंडिया गठबंधन बने रहना, वो ना टूटना, एक दूसरे के लिए त्याग करने की भावना दिखना, इकट्ठा होकर सामने आना, दूसरी ओर लगातार गिरता हुआ ग्राफ, पार्टी के अंदर विरोध, अंतर्विरोध, भ्रष्टाचार के कई आरोप। ऐसे में मैं आपको बता दूं, मैंने कल कहा था कि अब पूरे देश में विपक्ष में खासकर ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के बारे में हर्ड इम्यूनिटी हो गई है। संजय सिंह जेल में जाने से डर नहीं रहे,
सज्जन सिंह का कद बढ़ा है जेल में जाने से, कद बढ़ा है, क्योंकि अब ये भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं है। अब ईडी जिसको पकड़ती है वो मोदी के लिए भारी हो गया। ये मैसेज जनता को जा रहा है कि मोदी जी इसको वैसा नहीं निपट पा रहे तो ईडी जी के थ्रू निपटते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचारी तो मोदी जी के साथ बैठे हैं। आप एकदम सही बात आपने टाइगर, एकदम सही बात आपने कही कि कहीं ना कहीं संजय सिंह का कद पड़ेगा। और संजय सिंह जिन्होंने पार्टी फंड में 32 लाख रुपए का चेक दिलवाया था, उनको जिस तरह से जेल भेजा गया, तो ऐसे में तो आप किसी भी सांसद को जेल भेज सकते हैं। जिन आरोपों में पार्टी को चंदा दिलाना, वो भी 30-32 लाख रुपए का, अगर इस तरह के आरोप में ईडी एक सांसद को पकड़ के ले जा रही है, तो मुझे लगता है कि शायद ही फिर कोई सांसद बच पाए, अगर संजय सिंह जैसे सांसद भ्रष्टाचार में लपेटे जा रहे हैं। जाहिर तौर पर कद बढ़ेगा, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो संकेत हैं, ये हार के लक्षण भी हो सकते हैं मोदी जी के, ये नर्वसनेस भी हो सकती है, ये कहीं ना कहीं एक बौखलाहट भी हो सकती है। बहरहाल राजनीति इंटरेस्टिंग हो रही है। और भाऊ, आज आपने वाकई समय निकाला, बहुत मसरूफ थे आपने जो समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमारे प्रोग्राम में आते हैं, दोस्तों को आप जिस तरह से चीजों को आसान करके समझाते हैं, कैमरे पर बेखौफ होकर बोलते हैं, मैं फिर आपको एक बार सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ।